हेलो, हाय, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पाथ एजुकेशन। आप सभी का पाथ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सभी के सभी लोगों को अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आ जाइए आप सभी लोग, सीमा जी, अनीता पाल जी, हिमांशी जी, आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ प्रेजेंट है उन सभी लोगों को अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। आ जाइए आप सभी लोग। चलिए, आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्वों के बारे में, जिसमें हम लोगं ने वैल्यू की बात की थी, गोल की बात की थी, स्टैंडर्ड की बात की थी, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जी, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णय प्रक्रिया क्या है। ये बात भी हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में समझी थी। साथ ही साथ कल वाले सेशन में आपको रिसोर्स की एक क्लास दिखाई गई थी, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में। तो वो अब आपके यहाँ पे, मतलब इस वाली क्लास में आ रहा था, तो हम लोगों ने उसको भी देखा था। यानी कि कल हम लोगों ने रिसोर्स पर चर्चा की थी। रिसोर्स की चर्चा हम लोगों ने रिकॉर्ड फॉर्म में की थी, क्योंकि वो हमने पहले ही स्टार्ट में किया हुआ था। ठीक है। अब आइए, अगर हम आज के सेशन की बात करें, अगर हम आज के चीज़ों के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है। आज हमें रिसोर्स में कई सारे रिसोर्स है ना, जैसे समय है, धन है, आपका शक्ति है, बहुत सारे रिसोर्स है। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है ना, उन्हीं रिसोर्सेस के बारे में चर्चा करनी है, यानी उन्हीं संसाधनों के बारे में चर्चा करनी है। और संसाधन से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अब चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में बने, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म में बने, कैसे भी बने, बट बनेगा। अच्छा, ये तो एक चीज हुई। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको भी पता है बहुत सारे एग्जाम आप देती हैं। अभी आपने एलटी का प्री दिया है, ठीक है। अभी आपने एलटी का प्री दिया है, और एलटी का जब आपने प्री दिया है तो उसमें आपने देखा कुछ क्वेश्चन किताब से डायरेक्ट आ गए थे। मतलब जैसे कि आपका एक दीवार वाला किचन, ठीक है, जैसे आपका एक दीवार वाला किचन याद होगा, ठीक है। एक दीवार वाला जो किचन है वो सीधे आ गया था। ऐसे ही यूपी में ही टीजीटी पीएसटी जब हम दे रहे थे, तो 8:8:8 का क्वेश्चन, सीएफटीआरआई का क्वेश्चन सीधे आता है। मतलब उसमें ज्यादा इफर्ट होता नहीं है, ठीक है, एज इट इज। तो आपकी जो किताबें हैं ना, जैसे हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो किताबें हैं उसमें भी लॉन्ग आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, सत्य छांटिए, वो विकल्पी रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, और ऐसे ही आपका लॉन्ग आंसर रहता है। आप सभी देखे होंगे किताब पढ़ने के लिए, मैं मीन्स के लिए आपसे जरूर कह रही हूँ। ठीक है, अगर आपने देखा है और वो रहता है, तो प्लीज उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, ओके, प्लीज उसे भी आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए, क्योंकि जब आपके किताबों से क्वेश्चन बनते हैं तो क्या पता वहां से भी एक आध क्वेश्चन आ जाए। आखिर में आप पढ़ते वही हैं, आप लिख वही सब रहे हैं, मैं वही वहां का क्वेश्चन भी आपको मिला के दे रही हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से भी आप क्या करिए, एक आध बार उसको जरूर देखा करिए। चलिए, आते ही हम लोग अपने आज के सेशन पे और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्विन मुंडेल को। क्यों? क्योंकि अभी आपने कल संसाधन की क्लास पढ़ी थी, ठीक है, ओके। कल आप लोगों ने क्या किया था, संसाधन की क्लास पढ़ी थी, और संसाधन के चैप्टर में आपने मानवीय, अमानवीय, ग्रास, कैंडल, इन लोगों को समझा था। संसाधन का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट वाली क्लास में जरूर देखी थी। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम आज के सेशन की बात करें या आज की क्लास की बात करें, तो आज आपको क्या पढ़ना है, परिवर्तन का वर्ग पढ़ना है। ओके, आपको क्या देखना है, परिवर्तन का वर्ग देखना है, क्योंकि जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस में अब यही आने वाला है आपके शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत। परिवर्तन का वर्ग, ये चैप्टर या ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम सभी नहीं जानते। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन का वर्ग क्या है, मार्विन मुंडल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ओके, मार्विन मुंडल के द्वारा दिया गया है ना परिवर्तन का वर्ग। अच्छा, इसमें भी आपके कई सारे हैं, ग्रास और कैंडल ने इसको संक्षिप्त किया हुआ है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये जो परिवर्तन का वर्ग है, क्लासेस ऑफ चेंज है, इसको समझना है। ममता वर्मा जी नहीं, ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग क्या करें, समझते चले, और समझते चले में पहले ये देख लें कि इससे क्वेश्चन क्या क्या मतलब बन सकता है। इसके बारे में बहुत कुछ हमें पता है, हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, समझा है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे हैं। लेकिन पहले अगर हम इसको
बात करें इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है, ओके, तब हम क्या करें, तब हम इसको पढ़ना शुरू करें। शक्ति व्यवस्थापन या शक्ति नाम का जो संसाधन है उसमें ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने आपकी किताब ही से उठाए हैं, ठीक है, ओके, कुछ किताब से उठाए हैं, कुछ खुद से बनाए हैं, जो आपकी होम मैनेजमेंट किताब है वहीं के क्वेश्चन है। अब ये जरा देखिए, अमृता जी लाइव है ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है मार्विन मुंडल गृह प्रबंधन के किस सिद्धांत से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्ट में आएगा, बहुत लॉन्ग में नहीं आएगा। दूसरा है मार्विन मुंडल के कार्य सरलीकरण सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मार्विन मुंडल के अनुसार कार्य सरलीकरण का उद्देश्य क्या है। मार्विन मुंडल द्वारा दिए गए कार्य सरलीकरण के 2 सिद्धांतों को लिखिए। कल जब आप रिसोर्स का क्वेश्चन देख रही हूँ, रिसोर्स का टॉपिक देख रही होंगी, तो देखिए वहां पर मैंने थोड़ा सा ग्रास और कैंडल का जिक्र किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर कई चीजें आ रही थी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि मार्विन मुंडल द्वारा दिए गए कार्य सरलीकरण के 2 सिद्धांत लिखिए। अगला क्वेश्चन है मार्विन मुंडल के कार्य सरलीकरण सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। गृह प्रबंधन में मार्विन मुंडल के योगदान की चर्चा करिए। परिवर्तन की श्रेणियों को स्पष्ट करते हुए मार्विन मुंडल के कार्य सरलीकरण सिद्धांत को समझाइए। मार्विन मुंडल द्वारा बताए गए परिवर्तन की श्रेणियों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए, ठीक है। और ये बस आपका 8 क्वेश्चन निकल करके आया है, ठीक है। अब ये जो 8 108 ये जो आपका 8 क्वेश्चन है, अगर आप इसको तोड़े ना तो ये कम से कम 16-32 क्वेश्चन में चला जाएगा। किसी में कुछ ऐड करके, किसी में कुछ ऐड करके, ठीक है, आपका ये चला जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है और हमें ये समझ लेना है कि हमें इसे लिखना कैसे है, ठीक है, ओके। चलिए, अब नहीं पूजा जी, ठीक है। अब जरा देखिए हम इसको समझ कैसे सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके समझने की बात करें तो आपको, चूंकि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, आप देख पा रहे हैं मार्विन मुंडल को जोड़ा गया है किसके साथ, कार्य सरलीकरण के साथ, क्योंकि मार्विन मुंडल ही वो व्यक्ति हैं जिसके दिमाग में कार्य सरलीकरण का कॉन्सेप्ट आया था, हम सभी जानते हैं। अब पहले तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको समझना शुरू करते हैं और फिर हम लोग ये देखें कि इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। सरिता कुमारी जी होम मैनेजमेंट की कोई बुक बता दी, तो आप कोई भी ले सकती हैं, आप बृंदा सिंह की ले लीजिए, हरपलानी मैडम की ले लीजिए, आशा कुमारी की ले लीजिए, ठीक है, मंजू पाटनी की ले लीजिए। 80% सब में सेम लिखा है, विदाउट एनी टाइप ऑफ चेंज, सब सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें इतना पता है कि मार्विन मुंडल को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और मार्विन मुंडल जहां जहां आ रहे हैं उनको किससे जोड़ा गया है, ठीक है। ये शक्ति व्यवस्थापन में आएगा, समय व्यवस्था में भी आएगा, ठीक है। चलिए, अब हमें ये देखना है, पूर्णिमा थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट का याद होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी, ठीक है, ओके, तभी आप दूसरे उसको लिखने में सक्षम रहेंगे, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले ना मार्विन मुंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हमें एक चीज पता चली है कि जब जो क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने देखा है उसमें कार्य सरलीकरण को सेपरेट नहीं बताया गया है, उसमें कार्य सरलीकरण को हमेशा जोड़ करके बताया जा रहा था। किसमें जोड़ के बताया जा रहा था, आपका मार्विन मुंडल से जोड़ के बताया जा रहा था, ठीक है। यानी कार्य सरलीकरण मार्विन मुंडल दोनों के संबंध पर बेसिस करके क्वेश्चन बन रहे थे। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मार्विन मुंडल को सुनेंगे, ठीक है, ओके। मार्विन मुंडल को सुनेंगे और ये नए नहीं है, ये बहुत बार आ चुके हैं हमारे यूपी में। चूंकि आप यूपी के लिए प्रिपेयर करिए इसलिए मेरे एग्जाम्पल ज्यादातर यूपी के ही रहेंगे, ठीक है। आपका मार्विन मुंडल ने क्या दिया है कि 2021 में पूछा गया था, परिवर्तन का वर्ग दिया। नेट में भी ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है। अब देखिए, जब आप मार्विन मुंडल की बात करना शुरू कर रही हैं तो सारा क्वेश्चन किससे जोड़ा गया, कार्य सरलीकरण से जोड़ा गया। मार्विन मुंडल के बारे में आप सबसे पहले क्या बताएंगी, आप बताएंगी कि भैया मार्विन मुंडल अगर हम लिख रहे हैं तो हमारी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कार्य सरलीकरण से होनी चाहिए। और इसके बारे में हम लोगों ने पीछे एक क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है, कि कार्य सरलीकरण क्या है। आपने आंसर किया था किसी भी कार्य को करने की जो सबसे सरल व सबसे आसान विधा है उसी को ढूंढना ही क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। हम लोग ये पढ़े हैं ना, कार्य सरलीकरण क्या है, तो किसी भी कार्य को करने की जो सबसे सरल और आसान विधा है उसी की खोज करना क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी पता है कि कार्य सरलीकरण का जो संबंध है वो किससे है, तो वह सिर्फ और सिर्फ किससे है, समय और श्रम की बचत
बचत से है, ठीक है। इसमें धन की भूमिका नहीं होती है। इसका संबंध किससे है? तो समय और आपके शक्ति से है, अर्थात समय शक्ति की बचत हेतु कार्य सरलीकरण किया जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें तो हमें ये भी पता है कि मार्विन मुंडल ही हैं जिन्होंने दिमाग में सबसे पहले सर्वप्रथम किसका जिक्र आया था? सर्वप्रथम जिन्होंने कार्य सरलीकरण की बात की थी। इसीलिए फादर ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन किसे कहा जाता है? मार्विन मुंडल को भी कहा जाता है, या मार्विन मुंडल को ही कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। तो आप सीधे बताएंगे कि मार्विन मुंडल जिन्होंने कार्य सरलीकरण से संबंध रखा है, इन्होंने कार्य सरलीकरण पे ही बात की है, इन्होंने कार्य सरलीकरण के लिए ये कहा है किसी भी कार्य करने की जो सबसे सरल और जो सबसे आसान विधा है उसी की खोज करना कार्य सरलीकरण है। इससे समय और शक्ति की क्या होती है? बचत होती है। और सबसे बड़ी बात, सर्वप्रथम इन्होंने ही कार्य सरलीकरण का क्या किया था? जिक्र किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने परिवर्तन का नियम दिया है, ठीक है। ये क्यों जाने जाते हैं? तो ये अपने परिवर्तन के नियम की वजह से जाने जाते हैं, अर्थात क्लासेस ऑफ चेंज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? क्लासेस ऑफ चेंज कहा जाता है। और इन्होंने ये कहाँ प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था, ठीक है। एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। कहाँ प्रस्तुत किया था? तो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में किया था, ठीक है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यानी पर्ड्यू विश्वविद्यालय में किया था। ओके, और वो कब किया था? तो 1940 में किया था। इतनी बातें हम लोग बहुत बार देखें, और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब मेंस राइटिंग करिए तो दिमाग में एक चीज बैठा करके रख रही है कि जो वन लाइन वाले क्वेश्चन हैं, जो फ्रिक्वेंसी जिसकी बहुत ज्यादा, जो घूमते रहते हैं हमेशा, उसको क्या करिए? यहाँ पर रख दीजिए, या उसको आप जब आप मेंस का फॉर्मेट बनाइए, ठीक है, तो उसमें जरूर डाल दीजिए। वो आपके आपके ना, जैसे आप प्री दे के आए हैं ना, तो वो ये बताता है कि हाँ आपने प्री में बहुत अच्छी तैयारी करी है, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है, आपको क्वेश्चंस भी याद है, आप सीधे सीधे वही चीज आंसर लिख रही हैं। और ध्यान रखिएगा, जो आपका प्री का क्वेश्चन बनाया है वही आपका मेंस का बनाएगा, कॉपियां भी उन्हीं के पास चेक होने के लिए जाएंगी। तो उसे याद होगा कि हाँ ये चीज हम लोगों ने प्री में देखी है, ये चीजें हमने किसी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आप ही का या पहली बार क्वेश्चन पेपर बना रहा है, वो व्यक्ति बहुत बार क्वेश्चन पेपर बना चुका है, तो उसे भी अंदाजा रहेगा। और जो चीज आप क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेती है ना, उसका आपको याद ज्यादा रहता है। जैसे जो क्वेश्चन मैं करवाई रहती हूँ, मुझे याद रहता है ना कि हाँ देखो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ठीक। और वो भी मैं रोज करवाती हूँ। वो लोग तो ऐसा नहीं है रोज क्वेश्चन बना रही हैं, उनका तो साल में कभी एक बार बनाया कंपटीशन का, है ना, 2 साल में एक बार बनाया, ऐसे है उनका। तो उन्हें वो और याद रहता है, क्योंकि वो और गहन अध्ययन करके क्या करते हैं? वो क्वेश्चन बनाते हैं, तो उन्हें वो ज्यादा याद रहता है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के हमें इतना तो लिखना ही लिखना है, ठीक। अच्छा, अब ये जो इतना मैंने आपको बताया, इसको आप लिखेंगे कैसे? ध्यान रखिए, हम आज की क्लास में कार्य सरलीकरण का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्विन मुंडल का परिवर्तन का वर्ग। लेकिन चूंकि इनका संबंध इससे बहुत ज्यादा है, इसलिए हम चाह करके भी इसको छोड़ नहीं सकते, हम इसको लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। ठीक है आरती कुमारी जी, अब जरा देखिए, सबसे पहले हम इसको लिखना कैसे शुरू करें? वो जो बात तभी हमने पढ़ी है, हमने शुरू किया कार्य सरलीकरण से ही। क्यों? क्योंकि हर जगह कार्य सरलीकरण का ही जिक्र हो रहा था। आपने बताया कार्य सरलीकरण का अर्थ किसी भी कार्य को कम समय, ठीक है, कम श्रम, कम लागत, कम थकान के साथ अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्रक्रिया कार्य सरलीकरण है, ठीक है। ओके, इसमें अनावश्यक गतिविधियों को हटा कार्य विधि में सुधार करके और संसाधनों का सही उपयोग करके काम को आसान बनाया जाता है। सेम यही चीज जब हम लोग कार्य सरलीकरण का चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो यही वाला स्टेटमेंट हम लोग उठा करके रखे थे, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल था, 9-10 का अंतर हो सकता है। पीछे कार्य सरलीकरण में हम लोगों ने यही बताया, ठीक है। ओके ओके, स्टार फिश नीलम भारती जी, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि हम लोगों ने फिर से वही सेम चीज लिखी, क्योंकि कार्य सरलीकरण का भाई आप आज लिखोगे कल लिखोगे, चीज तो वही रहेगी ना, सेंस तो वही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। आप अपने शब्दों में जितना अच्छा पिरो लो, आप अपने शब्दों में जितना अच्छा गूथ लो। तो आपने सीधे लिखा कार्य सरलीकरण का अर्थ है किसी भी कार्य को कम समय, कम श्रम, कम लागत, कम थकान के साथ अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्रक्रिया। इसमें अनावश्यक गतियों को हटाकर कार्य विधि में सुधार करके और संसाधनों का सही उपयोग करके काम को आसान बनाया जाता है। कार्य सरलीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कार्य को करने के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण कर उसे सरल, सुगम और दक्ष बनाया जाता है।
अब आप चाहें तो कोई परिभाषा कार्य सरलीकरण की यहाँ पर डाल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो चाहे तो आप कोई परिभाषा डाल सकती हैं। मैंने वो जब कार्य सरलीकरण का चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, ओके, जब हम लोगों ने कार्य सरलीकरण का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको परिभाषा बताई भी थी, ठीक। अच्छा, अब हमारा चूंकि हमारा फोकस ये नहीं है, ओके, हमारा फोकस ये नहीं है, हमें कार्य सरलीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा फोकस मार्विन मुंडल है, इसलिए हम लोग ज्यादा चर्चा किसकी करेंगे, मार्विन मुंडल की करेंगे। अच्छा, आपने समय और शक्ति की बात की है, ठीक है, समय शक्ति को बचाना है। देखिए यहाँ पर लागत लिखा हुआ है, तो जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे, इंडस्ट्री समझते हैं, संस्था में, तब लागत का जिक्र होता है, अन्यथा लागत का जिक्र नहीं होता है। तो आपको कम लागत पर बहुत फोकस नहीं करना है। कार्य सरलीकरण कम समय और कम श्रम की बात करता है, ठीक, ओके। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कार्य सरलीकरण के उद्देश्य देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, और मैं जब अभी आपका क्वेश्चन बना रही थी तो उसमें लिखा था कार्य सरलीकरण क्या है, उद्देश्य बताइए, तो जस्ट ये देख लीजिए। उद्देश्य क्या है? समय की बचत करना है, ऊर्जा और श्रम की बचत करना है, तीसरा कार्य की निपुणता में सुधार करना है, थकान और तनाव कम करना है, उत्पादन और कार्य क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, ओके, ठीक, मेरी इतनी बात क्लियर? बताइए क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, हम आते हैं अपने पे। पीछे हमने कुछ कुछ चीजें आपको बताई, ठीक है, जो मार्विन मुंडे लग रहा है, तो आपको लिखना ही है, और हर बच्चे को लिखना होगा, उसमें कुछ आप कर नहीं सकती हैं। कुछ जोड़ जरूर दीजिए, घटा कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एकदम बेसिक है। कार्य सर्वप्रथम कार्य सरली का विचार किसके दिमाग में आया था? मार्विन मुंडल के मस्तिष्क में आया था, आया था। इन्होंने 1940 में पर्ड्यू विश्वविद्यालय में कार्य सरलीकरण के प्रति शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 5 परिवर्तन के वर्ग दिए, जिसे ग्रास और कैंडल ने संक्षिप्त करके 3 कर दिया था। बताइए क्या इतनी मेरी बात क्लियर है? हम पीछे यही सब तो पढ़े थे। अच्छा, अब आप बोलिए कि मैम इसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और अलग कैसे बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। आप लिखिए कि कार्य सरलीकरण का विचार मार्विन मुंडल के मस्तिष्क में सबसे पहले आया था, इन्होंने ये किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे लिखिए, कहीं पर भी एक लाइन जोड़ दीजिए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप याद करिए, पीछे एक आपकी वीडियो पड़ी हुई है रिकॉर्ड में, जिसमें हमने ये बताया है कि कार्य सरलीकरण के 3 तत्व हैं, ठीक है, ओके। कार्य सरलीकरण के कितने तत्व हैं? कार्य सरलीकरण के 3 तत्व हैं। अगर आपको मौका मिले, ठीक है, ओके, अगर आपको मौका मिले, या अगर आप क्या कर पाए, आपको कहीं जगह दिखे, देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपके पास समय है कितना, ठीक। तो अगर आपके पास समय है तो आप जरूर लिख दीजिएगा, जहां पे भी कार्य सरलीकरण की बात हो, मार्विन मुंडल की बात हो, ठीक है, कि कार्य सरलीकरण के 3 तत्व कौन कौन से हैं। तो आपका वर्क है, ठीक है, या कभी मान लो ऐसे ही पूछ लिएगा कार्य सरलीकरण के 3 तत्वों की व्याख्या करिए, तो आप समझ रही ना कि वो चीज आपको याद होनी चाहिए, आप पढ़ रही हैं, ठीक। तो आपका सबसे पहला हो गया वर्क, दूसरा है आपका वर्कर, और तीसरा है वर्क एरिया, या जिसको वर्क प्लेस कहते हैं, कार्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कहीं पर भी लिख दीजिए, छोटा सा डाल करके एक लाइन में कहीं लिख दीजिए, वेटेज बढ़ता है, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया है 1 लाइन विथ 4 ऑप्शन वाले में, ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, तो हमने प्रस्तावना में ये चीजें लिख दी, और यही पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, खाली हमने उसे शब्दों में क्या कर दिया, पिरो दिया है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपको अभी कार्य सरलीकरण को अलग से बताया कि देखिए ये कार्य सरलीकरण है, ठीक है, और ये मार्विन मुंडल है। अब मान लीजिए आपको दोनों को एक ही में लिखना है, ठीक है। आप अलग से कार्य सरलीकरण एक बार नहीं लिखना चाह रही हैं, कि फिर एक बार मार्विन मुंडल नहीं लिखना चाह रही हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी राइटिंग में, आपके पास समय क्या है, उस समय आपका माइंडसेट क्या है, बहुत सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। अब मान लीजिए आप ये 50 बार नहीं लिखना चाहती कि हम पहले कार्य सरलीकरण लिखें फिर मार्विन मुंडल को लिखें, आप सीधे लिख दीजिए कार्य सरलीकरण में मार्विन मुंडल की भूमिका, यही आपका प्रस्तावना हो गया। और आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने यहाँ पर पीछे कार्य सरलीकरण की परिभाषा लिखी है, किसी भी कार्य को करने की सबसे सरल व आसान विधा
की खोज करना ही कार्य सरलीकरण है। इसमें कम श्रम, कम लागत, कम श्रम, कम शक्ति में कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपादित करने की प्रक्रिया सीखी या सिखाई जाती है। और इस प्रक्रिया में कार्य सरली की प्रक्रिया में मार्विन मुंडल की विशेष भूमिका रही है। इसीलिए मार्विन मुंडल को फादर ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। इन्होंने 1940 में पर्जी यूनिवर्सिटी में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था जिसका नाम था परिवर्तन का चक्र, और उसमें इन्होंने 5 परिवर्तन के वर्ग बताए थे जो निम्नलिखित हैं। दैट्स इट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बताइए, क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पाए? तो आप चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं मन करे, आप दोनों एक साथ जोड़ के लिखना चाहती हैं तो आप सीधे यही लिखिए, ऊपर कार्य सरलीकरण से शुरू करिए, पीछे जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, तो आप वहां से शुरू करिए और फिर यहाँ पर वही चीज ला करके खत्म कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, ओके। आप ऐसे भी लिख सकती। अच्छा, दो तरीका एक मैंने बताया, एक आप अलग से लिख सकती हैं, मतलब कार्य सरलीकरण पहले डाल के फिर नीचे मार्विन मुंडल को स्पेसिफाई करके, और दोनों को मिला करके। अब तीसरा तरीका सुनिए, और प्लीज इन तरीकों को अपनी कॉपी में लिखा करिए। जैसे मैंने तो अभी, मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार कर रही हूँ अपने आप को, तो फिर मुझे वो चीजें याद आ रही हैं तो मैं आपको तुरंत बता दे रही हूँ। अब यही चीज मैं लिख दूं तो मेरा तो हो गया, लेकिन आप नहीं इतना पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये सब लिखोगे जब, सुन करके समझ करके, तो अपने आप आएगा। ठीक, तीसरा तरीका सुनिए। एक तरीका हो गया आप अलग अलग लिखिए, एक तरीका हो गया दोनों को मिला कर लिखिए। तीसरे तरीके में आप क्या करिए, क्वेश्चन देखिए, ना तो आपको कार्य सरलीकरण हेडिंग डालने की जरूरत है, ना ही तो, ठीक है, ना ही तो आपको ये मार्विन मुंडल को की हेडिंग डालने की जरूरत है। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है, जो तीसरा तरीका है वो भी ध्यान रखना है। कुछ मत करिए, प्रस्तावना डालिए। ठीक है, सीधे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक, अगर लॉन्ग में आ रहा है तो इंट्रोडक्शन डालिए। इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन की शुरुआत आपको कैसे करनी है, तीसरे तरीके से आपको ये लिखना है कि मार्विन मुंडल की भूमिका, या कार्य सरलीकरण के पिता कहे जाने वाले मार्विन मुंडल। ठीक है, शुरुआत समझ में कहां से हुआ है, कार्य सरलीकरण के पिता कहे जाने वाले मार्विन मुंडल। ये लाइन आपकी पहली लाइन और ये क्वेश्चन है, वन लाइन का। ठीक है, तो आपने सीधे लिखा, कार्य सरलीकरण के पिता कहे जाने वाले मार्विन मुंडल ने परिवर्तन के वर्गों का नियम दिया हुआ है, और यही वह व्यक्ति हैं जिनके दिमाग में कार्य सरलीकरण का जो अवधारणा है वो सबसे पहले आई थी। कार्य सरलीकरण का जो उद्देश्य है वो अपंग महिलाओं के लिए था, या कार्य सरलीकरण का उद्देश्य अपंग महिलाओं के जीवन को आसान बनाना था। लेकिन साथ ही साथ जब ये देखा गया कि अपंग महिलाओं के साथ साथ यह सभी वर्गों के लिए सभी जगहों पर बेनिफिशियल साबित हो रही है, यानी लाभप्रद हो रही है, तो इसे सर्वसामान्य कर दिया गया। इसी बात की पुष्टि करते हुए 1940 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में मार्विन मुंडल ने क्या किया है, परिवर्तन का वर्ग दिया है जो इस प्रकार है। बस समझ गया? तो आप वही बात लिख रही हैं, लेकिन आपके लिखने के तरीके क्या हो जा रहे हैं, ओके आपके लिखने के जो तरीके हो जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं। और यही आप लोग करेंगे एग्जाम में, जो आप खुद से लिखी रहेंगी, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ याद नहीं रहेगा आपको, जो आप खुद से अपनी कॉपी में लिपा पोती कर रही है ना वही आपको याद रहेगा। ठीक, तो आपने क्या करा, तीन तीन तरीके देख लिए हैं सेमी क्वेश्चन के आंसर करने के। ठीक, आप ऐसे भी कर सकती हैं, आप ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं। चलिए, अब हमने इतनी बात समझ ली। अब आपको क्या करना है, परिवर्तन का वर्ग देखना है। परिवर्तन का वर्ग, ये जो टॉपिक है छोटा नहीं है, ठीक है। तो इस परिवर्तन को आप दो तरीके से समझा सकती हैं। एक तो आपका वृंदा सिंह मैडम की किताब में सीधे एक स्लाइड में सब समझाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको वो स्लाइड दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए, एक मिनट। ये एक्चुअली जब मैं उनको देती हूँ ना टाइप करने के लिए मैटर, तो हाँ, ये देखिए, हालांकि जो मैंने मैटर दिया है वो टाइप फॉर्म में भी है, लेकिन आप किताब में देखिए आपको ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो एक पेज में ही सब बना हुआ है। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप। एक तो ये है, ये वृंदा सिंह मैडम की किताब में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। ये फोटो एक्चुअली वहीं की है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हेडिंग डाल देने से आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है और कुछ नहीं, ठीक है, ओके।
मैम शॉर्ट में प्रस्तावना नहीं लिखते, नहीं, डिपेंड करेगा ना आपका है क्वेश्चन कैसा। अगर आप प्रस्तावना लिख रही हैं तो निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है, ये मान के चलिए। अगर प्रस्तावना नहीं लिख रही है तो निष्कर्ष आप लिख दे रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रस्तावना लिखिए तो निष्कर्ष 100% कंपलसरी हो जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक, अब देखिए ये है एक, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग क्या करते हैं, ओके, हम लोग एकदम जानते हैं ना। अच्छा, हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपका लॉन्ग में आएगा तब आप डिटेल लिखिएगा। अगर वो शॉर्ट में आ रहा है तो आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, ये आपका मार्विन मुंडल का हो गया परिवर्तन का नियम। हम सभी ये जानते हैं कि इन्होंने कितने नियम दिए थे, 5 दिए थे। ठीक है, और जो इनके 5 नियम थे वो सब कहाँ हैं, तीसरे में ही समाहित हैं। अरे आपको मैं क्या बताऊं, अभी ये आपका अभी एक एग्जाम हुआ है जो आप लोग देने गए थे झारखंड, रांची सेंटर बहुत सारे बच्चों का गया था, उसके पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन इतना बढ़िया पूछा गया कि मार्विन मुंडल का चौथे और पांचवें सिद्धांत को किसमें समावेशित किया गया है। मेरा क्वेश्चन समझ पाए, मेरा क्या है वो वहीं का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन पूछा गया, कार्य सरलीकरण मार्विन मुंडल का चौथा और पांचवा परिवर्तन का नियम किसमें समाहित किया गया, किसमें जोड़ दिया गया है। आप क्या बताएंगे, तीसरे में जोड़ा गया है, लिखा हुआ था प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय परिवर्तन में, तो तृतीय परिवर्तन में, थर्ड में जोड़ा गया था। ठीक है, ओके। अच्छा, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि इनका परिवर्तन का नियम है कौन कौन सा। इनका परिवर्तन का नियम यही है 5, ठीक, जिसको ग्रास और कैंडल ने क्या किया है, संक्षिप्त किया है। पहला, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा, संग्रहीकरण में उपकरण में परिवर्तन। तीसरा, उत्पाद में परिवर्तन। चौथा, तैयार या अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। और पांचवा है कच्चे माल में परिवर्तन। ठीक है, यही है टोटल। क्लियर है, यही है ना। चलिए, अब हमें क्या पता है कि इन्होंने 1940 में जब दिया था तो ये 5 दिया था, लेकिन इसको किसने संक्षिप्त किया है, ग्रास और कैंडल ने। ठीक है, ओके, ग्रास एवं कैंडल ने इसको क्या किया है, संक्षिप्त किया है, और कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। कौन कौन सा, तो ये जो प्रथम है ये आपका हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन है। दूसरा आपका है संग्रहीकरण और उपकरण में परिवर्तन। और तीसरा आपके पास है उत्पाद में परिवर्तन। यही 3 है। ठीक है, ओके, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, संग्रहीकरण उपकरण में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, यही 3 है आपका। ठीक, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन तीनों को देखें तो पहली बात, जब आप व्याख्या करने बैठेंगी तो इन्हीं तीनों की करेंगी। जो इन्होंने ये जो चौथा और पांचवा है जो इसको इन्होंने तीसरे में मर्ज किया है उसका आप सेपरेट जिक्र नहीं करेंगी। हाँ, ये याद जरूर रखिए, नेट में अरेंज करने के लिए आ जाता है। ठीक है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में अरेंज करने के लिए आ जाता है। ठीक, तो ये अरेंजिंग फॉर्म में ये ऐसे ही है 5। ठीक, बट ग्रास और कैंडल ने संक्षिप्त करके 3 कर दिया है। चौथा पांचवा को, जैसा भी मैं बता रही थी, चौथा पांचवा किस में मर्ज कर दिया है, तो चौथे पांचवे को तीसरे में मर्ज किया है। ठीक है, किसने किया है, मार्विन मुंडल ने नहीं किया है, ग्रास और कैंडल ने किया है। ठीक, अच्छा, अब जरा देखिए, अगर हम इस परिवर्तन को देखें तो ग्रास और कैंडल ने इसको क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया है। ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और मैं आपसे बता रही हूँ कि मैं ऐसे लिख देती हूँ कि हाथ और फिर दूसरा संग्रही उत्पाद, मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं अगर लिखने बैठू तो मैं शाम तक लिखती रह जाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए तरीके से, जब आप अपनी कॉपी में लिखेगा तो प्लीज आप ऐसे मत लिखेगा, पूरा लिखेगा। मैं रोज ये चीज आपसे कहती हूँ। ठीक है, ओके मैम, एक्सप्लेन में अगर आएगा तो 3 लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बात बता देंगे कि 5 हैं, फिर ग्रास और कैंडल ने संक्षिप्त किया है जो इस प्रकार है। ठीक है, तो आप प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अब देखिए, हम लोगों को पता है, अभी हमने आपको फोटो एक दिखाई, एक तो यही तरीका है अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है, और लॉन्ग में आ रहा है तो भी ठीक है। अगर लॉन्ग में भी आ रहा है तो आपने ऊपर प्रस्तावना लिख दी, फिर ये लिख दिया, आप निष्कर्ष लिख दीजिए। इतना समय आपके पास नहीं रहेगा कि आप क्वेश्चन की व्याख्या करने बैठे, तो एक क्वेश्चन में ही आपका बहुत समय चला जाएगा। अगर आपको मतलब आपके पास समय है, आपकी स्पीड अच्छी है, देखिए अपनी स्पीड भी बढ़ाने पे आप धीरे धीरे काम शुरू करिए। लमसम लमसम पढ़ते पढ़ते आप लोग को 1 महीना हो गया है। ठीक है, 1 महीने से आप पढ़ रही हैं, और 1 महीने तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, मैंने बस इतना कहा था, लिखो लिखो लिखो। उम्मीद है कि आप मेरी बात नहीं माने होंगे। ठीक है, और आप लिखने में कताही आनाकानी किए होंगे, लेकिन अब आप थोड़ा
आपको 1 महीना पढ़ा दिया गया है, अब आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड पे, अपनी राइटिंग स्किल पे ऐसा ऐसा मत लिखिए कि आप ही मत पढ़ पाइए, ठीक है? तो ऐसा मत लिखिए, अब थोड़ा सा इन चीज़ों पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि लिखने का जो स्किल है वो आप सीख चुके हैं, अगर आप ढंग से क्लास नंबर 1 से देख रहे होंगे तो, ठीक है? वो आप थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा अपने आप को निखारना है। अब आप एक ही कुछ चीज़ों को लिखने के, एक एक लाइनों को लिखने का 3-3 4-4 तरीका सुन रही हैं, आपको थोड़ा सा, ठीक है? अब आपको थोड़ा सा लिखना होगा। खैर आइए, एक तो आप ये लिखिए और सीधे आप निष्कर्ष लिख दीजिए, ठीक है? ओके। अच्छा, आप निष्कर्ष नहीं लिख रही हैं, आप एक को ही व्याख्या कर रही हैं, तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपने एक ही लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, नहीं। आपको आंसर कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आप 2 ही लाइन लिखिए, 4 ही लाइन लिख लेंगे, बट क्वेश्चन कंप्लीट, पॉइंट ना छूटे एक भी। ऐसा नहीं कि उसमें पूछा था कार्य सरलीकरण क्या है, मार्विन मुंडन के साथ संबंध बताइए और इनके परिवर्तन के वर्ग को समझाइए। अगर आपने इतना समझा दिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसी में कार्य सरलीकरण का ही छोड़ दी, मार्विन मुंडल का प्रस्तावना ही छोड़ दी, दोनों को मिला करके या सेपरेट सेपरेट ही मान लो लिख रही हैं, नहीं लिखी तो वो आंसर इनकम्प्लीट है, तो आप फिर कितना भी अच्छा इसको लिखी रहेंगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो क्वेश्चन आपका अधूरा ही माना जाएगा। नरेंद्र कार्तिक जी, तो जितना जल्दी हो सके जाके पीछे की सारी वीडियो देख डालिएगा, ठीक है? ओके, चलिए। अब एक तो यही है, ये तो सीधे किताब का है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मार्विन मुंडल ने क्या किया है, 3 भागों में दिया, तो आपने ऊपर मेंशन कर दिया है कि 5 दिया है और ग्रास कैंडल ने इसको 3 किया है। अब कौन कौन सा किया है, तो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन, और तीसरा है उत्पाद में परिवर्तन, ठीक है? ओके। अच्छा, अब देखिए, जो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन है, ठीक है? ओके, जो हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन है, यही इनका प्रथम है, ठीक? ये इनका द्वितीय है, आप देख भी पा रहे हैं, सेकंड, और तीसरा ये है, अर्थात तृतीय ये है, यही 3 है, ठीक है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? मार्विन मुंडल ये कहते हैं कि आप हाथ और शरीर के मोशन में परिवर्तन करके आप दोनों हाथों का प्रयोग करिए, आप गुरुत्वाकर्षण का यूज करिए, ठीक है? आप काम में लय, फ्लो लाइए, ठीक है? तो अपने आप काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको जब पढ़ाती हूँ और आप बीच में बहुत ज्यादा मैसेज करने लगते हैं, तो मैं कहती हूँ ना, बताइए, मैं आपसे ये कहती हूँ ना कि अब रुक जाइए, अब पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार वहां पे मेरा ध्यान जाएगा तो वो जो फ्लो है, ठीक है, शब्दों का वो जो प्रवाह है, वो क्या होगा, बाधित होगा, वो शब्द हमारे उतने अच्छे नहीं बन पाएंगे जितने अच्छे बिना बाधा के बनेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही हर जगह होता है, अर्थात हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन ये आपके पास है, और इस गति के परिवर्तन में ना कई सारा, मार्विन मुंडल ने क्या बताया है, कई सारा परिवर्तन बता दिया है, ठीक है? पहला, हाथ, बाएं हाथ का प्रयोग करिए, मतलब आप राइट और लेफ्ट दोनों हाथों का प्रयोग करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली इसी हाथ का यूज करते हैं जो हमारा राइट हैंड होता है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड का, ठीक है? ओके, लेफ्ट हैंड का भी आप यूज कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या में सुधार करिए, गुरुत्वाकर्षण की सहायता लीजिए, अपने शरीर के पास से जो आप वजन उठाएंगी, ठीक है, तो वो आपका आसान रहेगा, लेकिन जितना शरीर से दूर रहेगा उतना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। फिर 2-3 क्रियाओं को एक साथ करिए। अच्छा, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वेश्चन याद है ना, गृहिणी के अंदर ऐसी क्षमता है जो जिसमें वह 2-3 क्रियाओं को एक साथ करने में सक्षम, उसको क्या कहते हैं, बताइए, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करिए, बताइए। 8980 सब अपने आप आएगा। सरिता कुमार जी कोशिश करिए ना, स्पून फीडिंग नहीं कर पाएंगे आप, एग्जाम में क्या आएगा या किसी को नहीं पता होता है, तो स्पून स्पून फीडिंग मत करिए कि एकदम चम्मच से आपको खिलाया जाए, आप अपना घिसिए अपने आप को, अपने आप डब टेलिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ लिखा है ना 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना, यहीं पर ब्रैकेट में डब टेलिंग कर दीजिए। पता है ये जो आप टर्म लिखती है ना, स्पेसिफिक, ये प्रभाव बहुत बढ़िया दिखाते हैं, ठीक है? यानी कि आपका दिमाग उस समय इतना काम कर रहा है कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो चीज आप यहाँ पे ऐड कर पा रही हैं, और इसका एक ही तरीका है, आप खुद लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ही आपको आएगा। डब टेलिंग यही तो है, 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना, डब टेलिंग, इसके लिए ही लिख दीजिए, बात खत्म।
कार्य की गति में कार्य में गतियों का उपयोग, कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम, कार्य में निपुणता। अच्छा, निपुणता अन्वेषी है, अकुशल एवं व्ययसाध, कुशलता पूर्वक काम करने की अवस्था। मतलब कार्य में जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, तो जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, जैसे आप ही हैं, तो मैंने स्टार्टिंग से कहा भी आप काटो नहीं छाटो नहीं, सिर्फ लिखो 1 महीना। स्टार्टिंग में मैं यही कह रही थी ना, मैं आपसे क्या कहती कि आपको कोई जरूरत नहीं है उसको छोटा करने की, अरे पहले आप लिखने की आदत तो डालो, नहीं तो काटना छाटना शुरू कर देंगे तो लिखने की कला ही नहीं आएगी। तो वो आपका अन्वेषी अवस्था था, आप अकुशल और व्यय साध्य अवस्था थी। आप बहुत समय लेके लिख रही थी और बढ़िया से लिख भी नहीं रही हैं, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा लिखते लिखते करत करत अभ्यास, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप कुशलता पूर्वक काम करने की अवस्था में आ जाएंगी, आप आंसर लिखने लगेंगी, आप शब्दों की फ्रेमिंग करने लगेंगी, आप कॉन्सेप्ट को जोड़ने में सक्षम हो जाएंगी, ठीक है। यही कार्य की निपुणता के 3 चरण होते हैं, ठीक है। एक है आपका अन्वेषी, दूसरा होता है अकुशल एवं वैसाध, तीसरा होता है कुशलता पूर्वक काम करने की अवस्था। करके सीखना, कार्य करते समय शारीरिक संस्थिति में बदलाव, ठीक। ये क्या है, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा आपका है कार्य संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन। आप ये बताइए, आप लोग कहती ना कि मैम हर चीज अपने पास रखी रहती है तभी दिखा देती हैं, अपने पास नहीं रखे रहते हैं। अब मुझे किसी चीज की जरूरत है आपको बताने के लिए, ठीक है, मुझे तो पता है ना मुझे क्लास में ये पढ़ाना है, अगर मैं दूसरे रूम में रखी रहूंगी, कहीं और रखी रहूंगी, तो मैं क्या आपको वो चीज ला के दिखा पाऊंगी? क्या मैं अपनी बात को इतनी प्रभावी तरीके से आपको बता पाऊंगी? मुझे पता होता है कि मुझे ये पढ़ाना है, तो फिर मैं वो चीज़ अपने पास रखी रहती हूँ कि हाँ मुझे बच्चे को ये चीज़ दिखानी है, ये वाला चैप्टर है। मैंने वो चीज़ें अपने कन्वीनियंस में रखी हुई है, ताकि यहाँ हाथ किया, इधर हाथ किया, आपको लाके क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। आप ये बताइए, ये पीडीएफ का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि 1 घंटे की क्लास में इतनी चीजें मैं लिख दूं? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। मैं लिखने बैठूंगी तो 1 स्लाइड 2 स्लाइड में 1 घंटा निकल जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मैम क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। नहीं हो पाएगा ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, कि कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र उपकरण में परिवर्तन में क्या है, हम अपने वर्क प्लेस को ऐसा बना दें कि हमारा आसान रहे। मेरे पानी रखा हुआ है, मैंने मेरा जो माइक है उसका चार्जर यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने बैटरी यहाँ रखी हुई है, मेरा प्रिंटर यहाँ रखा हुआ है, ताकि जो चीजें मुझे चाहिए मेरे काम के लिए वो सब मेरे इर्द गिर्द रहे, ठीक है। मैं जाऊं तुरंत मुझे चाहिए, अच्छा ले आई, 1 मिनट, ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो ये क्या है, कार्य क्षेत्र मैंने अपने हिसाब से बनाया है। हमने चीजों को स्टोर उसी तरीके से, भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ साइंस, अब होम साइंस की पढ़ा रही हूँ मैनेजमेंट, मैंने ऐसे आपको बताया कि देखिए मैनेजमेंट की किताब का, वृंदा सिंह किताब की मैंने फोटो ली है, एज इट इज है, ठीक है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे पास क्या है, संग्रहीकरण है ना, मैनेजमेंट की किताब यहाँ रखी हुई है, तो जब मुझे पढ़ाना है आपको तो मैंने तुरंत फोटो क्लिक किया और आपको दिखाया, है ना, क्लियर, ओके। ठीक ऐसे ही गृहिणी भी क्या करती है, जो चीजें बार बार यूज होने वाली हैं, ठीक। अब एज अ टीचर तो मेरी मेरी रिसोर्सेस तो यही है ना, मुझे किताबों की जरूरत है, कॉपी नोट्स ये सब चाहिए मुझे, तो मेरे पास है। ठीक ऐसे ही जब आप गृहिणी की बात करते हैं, तो गृहिणी भी अपने प्रयोग वाली जो चीजें होती हैं भाई, जो उसको रोज बनाना है, अब चाय दिन में 3 बार बन रहा है, तो चाय का चीनी चायपत्ती है ना और अदरक वगैरह वो पास में रखेगी कि नहीं रखेगी? ओके, रखेगी ना, ठीक। अच्छा, इसके अलावा चावल दाल उसको रोज बनाना है तो वो पास में रखेगी, लेकिन वो इडली डोसा रोज नहीं बना रही है, तो इडली डोसा का जो मटेरियल है उसको वो दूर रखेगी, ऊपर रखेगी। इडली डोसा बनाने का जो तावा है, जो सांचा है ना, उसको क्या वो पास में रखेगी? नहीं, कढ़ाई लेकिन वो पास में रखेगी क्योंकि उसको रोज सब्जी बनानी है, उसको कोई भी काम है तो चाहिए। ये चीजों में चेंज करके गृहिणी अपने काम को क्या करेगी, आसान कर लेगी, अर्थात कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र में उपकरण में परिवर्तन, ठीक। अब मैंने बताया कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हाथ से लिखिए, हाथ से लिखिएगा इतना, अगर मीन्स आप लिख रही हैं तो हाथ से आप कितना लिख पाएंगी? नहीं लिख पाएंगे ना, तो हमें अल्टीमेटली सहायता लेनी पड़ती है कुछ उपकरण की, कुछ आपके प्रोसेसिंग की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए उत्पाद में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन, तैयार माल में परिवर्तन, कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन, यही सब इसमें ला करके क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। और वो जो मर्ज हुआ था वो चौथा पांचवा वाला ही था, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये चौथा पांचवा, ठीक है। तैयार एवं अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन। अब देखिए, ठीक है, कच्चे माल में परिवर्तन कर दीजिए आप। अब इडली बनाने के लिए चावल और दाल को, ठीक है, ओके, चावल और दाल को क्या करिए,
आप वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, भिगाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, है ना, फिर उसका पेस्ट बनाता है। आप सीधे क्या कर दीजिए, मार्केट से लेते आइए बना बनाया, सिर्फ उसको घोल करके रख दीजिए, हो जाएगा आपका काम आधे घंटे में। कच्चे माल में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तैयार माल में परिवर्तन, रेडी टू ईट भोजन खा रही हैं आप, तो तैयार माल में परिवर्तन हो गया। कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन, आप दोनों में ही कुछ कुछ चेंज कर दे रही हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा हो गया। अब अगर आप चाहें और आप इतना ही समीकरण बना ले रही हैं, तो ये तो भी आपके लिए पर्याप्त है। आपने प्रस्तावना सॉलिड लिखी है, आपने ये इसको अच्छे से अरेंज किया है, ठीक है, ओके, आपने प्रस्तावना अच्छे से लिखा है, इसको अच्छे से अरेंज किया है, ठीक। और अब एक तो ये तरीका कि आप इसको क्या कर लें, लिख लें, ठीक है। और जो तीसरा है वो क्या है कि आप एक्सप्लेन कर दें। मान लीजिए अगर कहीं सविस्तार लिखा हुआ है, ठीक है, मैम बुक भी पढ़ना जरूरी है, मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ ये वृंदा सिंह की किताब का ही पेज है, ठीक है, हाँ, ओके। तो आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकती हैं, और अदरवाइज आप पैराग्राफ में लिख सकती हैं। पैराग्राफ में कैसे लिखना है ये देखिए, ये इसी पेज का मैंने टाइप करवाया है, तो ये ऐसा हुआ है, ठीक है। ये है बात यही, ये पेज यही है। आप यहाँ पे एक साथ पूरा देख पा रही हैं, और यहाँ पे टाइप होने की वजह से जगह कम हो जाती है, तो ये अगले अगले स्लाइड पे चला गया है, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात आप क्लियर कर पा रहे हैं? क्वेश्चन में डायग्राम या पिक्चर में डालूंगी, अभी 20 क्वेश्चन लिखना है आपको, चेंज करना ही पड़ेगा, किसी में डायग्राम, किसी में पिक्चर, किसी में ग्राफ, कुछ भी। अच्छा, अब इसी चीज को आप लिखेंगे कैसे, ये जरा सुनिए। हाथ और शरीर गति में मान लीजिए सविस्तार वर्णन लिखा हुआ है, और आपसे कहा यह गया परिवर्तन के कोई दो नियम समझाइए, ठीक है, मतलब पूरा नहीं कहा है, दो कोई नियम समझाइए, तो कम से कम दो नियम तो समझाना होगा। जैसे पीछे आप देखिए क्वेश्चन ये सब लिखा हुआ है, परिवर्तन के कोई दो नियम समझाइए, परिवर्तन का प्रथम नियम समझाइए, प्रथम परिवर्तन का द्वितीय नियम समझाइए। क्वेश्चन बनने को कुछ भी बन सकता है, ये अपने दिमाग में बैठाइए, आप इतना अपने आप को एक्टिव कर लीजिए कि कुछ भी क्वेश्चन बने, अगर टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर पाइए, ठीक। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक। कार्यकर्ता के हाथ और शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन इस प्रकार शामिल है कि गृहिणी कार्य समय सही शारीरिक मुद्रा, लय, गुरुत्वाकर्षण, दोनों हाथों से कार्य, कार्य कुशलता, कार्य की निपुणता, कार्य का प्रभावी अनुक्रम शामिल करे, ठीक है, अनुक्रम शामिल करे, ठीक है। और आपको पता है ये चीज कहाँ से लिखी है, ये आपके नोट्स में भी है, आप लोगों ने प्री पढ़ा है, तो ये देखो ये चीज वहीं से लिखी गई है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए ये जो यहाँ पे ये सब लिखा है ना, सही मुद्रा, लय, गुरुत्वाकर्षण, अब ये क्या है ये देख लीजिए, ये जो इधर पीछे ये लिखा हुआ है ना, दोनों हाथों से काम, दैनिक दिनचर्या, कार्य कुशलता, ये यही है, यही चीज है, बस इसी को हमने पैरा में लिखा है, बात यही है, ठीक, ओके। तो अब यही बात हम लोगों ने क्या कर दी है, पैरा में लिख दी है, ये हो गया पहला। दूसरा, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, इसमें क्या होता है, कार्य क्षेत्र की उचित ऊंचाई, चौड़ाई, नए उपकरणों के प्रयोग से, नए उपकरणों के प्रयोग, कॉमा, संग्रह स्थान एवं संगठन तथा उपकरणों की पुनर्व्यवस्था से परिवर्तन ही में परिवर्तन ही संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन है, ठीक है। तीसरा है उत्पाद में परिवर्तन। अब उत्पाद में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, उत्पाद में परिवर्तन या तो विभिन्न कच्चे पदार्थों के प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप होते हैं, अथवा कच्चे पदार्थों अथवा तैयार पदार्थों, ठीक है, तैयार पदार्थों के परिणाम स्वरूप होते हैं। जैसे मेज पर कपड़े के मेजपोश के स्थान पर प्लास्टिक की मेजपोश का प्रयोग, स्टील के प्लेट के स्थान पर डिस्पोजल बर्तन, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है, ये हो गया। तो अब मार्विन मुंडल को अगर आप चाहें तो आप सीधा वही पैरा वृंदा सिंह वाला उठा के रख सकती हैं, तो भी वो आंसर कंप्लीट है, ठीक है। और अगर आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे जी अगर आप एक कोई पूछ लिया गया कि एक बताइए, दो बताइए, तो आप उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। आपके पास समय है, आप ग्राफ नहीं बनाना चाह रही हैं, आपने पिछले किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ग्राफ बनाया हुआ है, तो आप यहाँ को सीधे लिख सकती हैं, बहुत बड़ा नहीं है ये, ठीक है, लॉन्ग आंसर है तो बहुत बड़ा नहीं जाएगा, ये कटाछट अपने आप ही है, क्लियर। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में प्रस्तावना लिखना बताया, और मैंने ये चीज आपको जरूर समझाई है कि देखिए अगर आप प्रस्तावना नहीं लिख रही हैं और आपने निष्कर्ष लिखा है, ये चल जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रस्तावना लिखा है तो आपको निष्कर्ष 100%, ठीक है, ओके। हाँ, मैम मेरे पास वृंदा सिंह की बुक है, तो क्या मैं थोड़ा बहुत जितना चेंज करेंगे उतना बढ़िया है, आप ये मान के चलिए।
जितना चेंज आप जितना अपने शब्दों में लिखेंगे उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक, हेडिंग के अंदर कोई भी अगर प्रस्तावना आप लिख रही हैं तो कम से कम 4 लाइन 5 लाइन जरूर लिखिए, उससे कम मत लिखिए। अब देखिए निष्कर्ष। निष्कर्ष में फिर मैंने वही काम किया जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप कार्य सरलीकरण को अलग से लिख सकती हैं। ठीक है, ओके। दूसरा, आप क्या कर सकती हैं, आप कार्य सरलीकरण और जो आपका मार्विन मॉडल है दोनों को एक साथ जोड़ करके लिखती हैं। ठीक है, बिल्कुल आप अपने डेली लाइफ से जोड़ के लिख, देखिए आप कितना अच्छा लिख सकती हैं ना, ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिखिए बस आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक, कार्य सरलीकरण एवं परिवर्तन की श्रेणियां देखिए। कार्य सरलीकरण और परिवर्तन की विभिन्न श्रेणियां एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य कार्य को अधिक सरल, सुविधाजनक, समय संचयी और श्रम संचयी बनाना है, जबकि क्लासेस ऑफ चेंज यह बताता है कि कार्य में सुधार लाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं, चाहे वह उपकरण में परिवर्तन, कार्यविधि में सुधार, कार्यक्रम का पुनर्गठन या कार्य वातावरण में बदलाव हो। समझ में आ रहा है? ये दोनों मिला करके लिखा है। शुरुआत कार्य सरलीकरण से की थी, उसके बारे में हम लोगों ने यहां तक लिखा है। ठीक है, जबकि परिवर्तन का वर्ग यहां से शुरू किया, जबकि परिवर्तन का वर्ग मतलब दोनों एक चीज नहीं है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, कार्य सरलीकरण अलग चीज है, परिवर्तन का वर्ग अलग चीज है, उद्देश्य दोनों के सेम है, आपको समय को बचाना है, शक्ति को बचाना है, गुणवत्ता को सुधारना है, ये सब सेम है। लेकिन कार्य सरलीकरण, ठीक है, ओके, और परिवर्तन का वर्ग बहिर्ष रूप से जुड़ा हुआ है। कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य कार्य को अधिक सरल, सुविधाजनक, समय संचयी, समय संचयी समझते हैं, ये सब वर्ड पकड़िएगा थोड़ा, और ये वर्ड आपको ऐसे नॉर्मल नहीं मिलेगा, जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो ये सब वर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, समय संचयी और श्रम संचयी बनाता है, जबकि क्लासेस ऑफ चेंज यह बताता है कि कार्य में सुधार लाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते, मतलब ये बताता है कि आपको क्या क्या आप कर सकते हैं कार्य सरलीकरण के थ्रू, और ये बताता है कि आपको करना क्या है, एग्जैक्ट व्हाट यू डू। ठीक है, देखिए यह बताती है कार्य में सुधार लाने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं, चाहे वह उपकरण में परिवर्तन हो, कार्यविधि में सुधार, कार्यक्रम का पुनर्गठन या कार्य वातावरण में बदलाव हो। अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है, ठीक है, कार्य सरलीकरण और क्लासेस ऑफ चेंज मिलकर कार्य को कम प्रयास में अधिक परिणाम देने योग्य बनाते हैं तथा गृह प्रबंधन, उद्योग और दैनिक जीवन में सफलता और संतुलन का आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक निष्कर्ष बताया ना, आप 3 निष्कर्ष लिखिए, सेम सेम टॉपिक पे 3 निष्कर्ष लिखिए, 3 तरीके से लिखने की शुरू करिए। ठीक है, हाँ, बिना सेम निष्कर्ष प्रस्तावना मैंने अभी आपको 3 तरीके की बताई, अब आप ऐसे ही निष्कर्ष लिखिए 2 तरीके से, 3 तरीके से। ठीक है, मिला करके, अलग अलग, दोनों को जोड़ करके, जैसे आप चाहें। ठीक है, आप वैसे लिख सकती हैं। क्लियर? बिल्कुल सरिता जी लिख सकती हैं, लेकिन शॉर्ट में बहुत जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके। ये क्या था, ये आपका कार्य सरलीकरण में जो मार्विन मुंडल है उनका जिक्र हुआ है। क्या मेरी पूरी बात क्लियर है? एक बार आप सभी लोग बता दिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, मैंने लास्ट डे आपको एक होमवर्क दिया था, उम्मीद है मेरी यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। ठीक है मैम, मैं लिखती हूँ ज्यादा बड़ा, बहुत अच्छी बात है। जी, जो लोग ये आप लोग जो ये बता रहे हो ना कि आप लिखते हो और बड़ा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपके दिमाग में चीजें हैं। ओके, हम्म, अभी धीरे धीरे आप शॉर्ट करना अपने आप सीखेंगे। चलिए जरा देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, आप मुझे बस इतना बताना इस बच्ची ने क्या क्या गलत किया है। 125 वर्ड इन्होंने लिखा है और इन्होंने यही लिख करके दिया है, पता नहीं आपको विजुअल हो रहा होगा कि नहीं, थोड़ा छोटा करते हैं तब विजुअल होगा। बताइए, ये जो होमवर्क हम लोग देते हैं ना,
ये वही है। आप पहले छांटिए, ठीक है। आपको दिख रहा है? बताइए। मैम बुक से देख ले, कोई बात नहीं, लिखो भाई पहले। साफ नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए ठीक है। दूसरी स्लाइड पे करते हैं। क्या अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है, एक बार बताइए। ठीक है, पूरा पेज तो दिख रहा है, इन्होंने इतना लिखा है और इनका आंसर 125 वर्ड वाला इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। चलिए, अब दिख रहा होगा। इन्होंने लिखा, क्वेश्चन था, आप ही लोग का क्वेश्चन है जो आप लोग को दिया जाता है, गृह प्रबंधन में निर्णय निर्माण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। ओके, अब इन्होंने आंसर कैसे किया है, सभी संभावित विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। फिर लाइन चेंज करी है, लिखा ये है, ठीक है। निर्णय लेना, एरो शाब्दिक अर्थ, एरो काट देना, अर्थात इसके टक्कर का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए, मैं एक काम करती हूँ, चैट ऑन कर देती हूँ ताकि आप लोग एक दूसरे को देख भी पाए और समझ पाए कि हाँ, क्या गलत मैंने लिखा है, क्या होना चाहिए था। चलिए, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये लाइन लिखी है, ओके यार, ये अगर थोड़ा छोटा होता ना तो मुझे समझाने में आसान रहता, ठीक। अच्छा, फिर इन्होंने, मतलब एक तरीके से आप देख पा रहे हैं, इनका एक लाइन यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर इनका दूसरा लाइन यहां से शुरू हो रहा है, मतलब दूसरी स्टेटमेंट इनकी यहां से शुरू हो रही है। तीसरी स्टेटमेंट इनकी यहां से शुरू हो रही है, निर्णय प्रक्रिया व प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं, वास्तव में व्यवस्थापन प्रक्रिया निर्णय लेने की ही प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए, चौथा देखिए, व्यवस्थापन के प्रत्येक चरण में हम निर्णयों को लेते हैं और अपने उद्देश्यों तक पहुंचते हैं, ठीक है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का सफल व असफल होना निर्णय प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है, ठीक। अब यहां से अगला, निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फिर इन्होंने एक हेडिंग डाल दी, ग्रास और कैंडल के अनुसार निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है। बेटन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया गृह प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई, किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। बस इतना ही इन्होंने लिखा है, ठीक है, नीचे कुछ है नहीं, ठीक है। ये मतलब ये इनका कंप्लीट हो गया, 125 वर्ड में भी इन्होंने काउंट किया होगा तभी वो लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसकी गलतियां, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप ना, हाँ, आपको प्रस्तावना लिखना अगर इसका था, तो पहली बात तो ये फ्लो नहीं है, ये आपको कहीं फ्लो मिल रहा है? आपने ये लिख करके दो ठो परिभाषा छोड़ दिया, हो गया आंसर? नहीं, अगर आपको अच्छे से लिखना, पहली बात तो ये सब फालतू चीजें नहीं, इतना इधर छोड़ दिया वो छोड़ दिया, नहीं, आप सीधे से लिखना शुरू करिए। और क्या ये शब्दों में फ्लो बैठ रहा है? शब्दों में फ्लो नहीं है इस आंसर में, ठीक है। अब इस आंसर को अगर आपको लिखना था, ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जब भी लिखिए एटलीस्ट आप कम अच्छा लिखिए, बट लिखिए पूरा, पूरा लिखने का असर दूसरा होता है, ठीक है। आप कोई एक, आप सब्जी बहुत अच्छा बनाती हैं,
या आपके घर में कोई आने वाला है, आपने सब्जी बहुत अच्छा बना के खिला दिया, उसके साथ ना रोटी बनाया ना चावल बनाया, तो अरे मैं सब्जी खाऊंगी, कैसे खाऊंगी मैं, या मैं कैसे खिलाऊं। कुछ थोड़ा सब्जी नई होती लेकिन रोटी चावल होता तो चल जाता। अब देखिए, मैंने आपको 2-3 चीज अभी तक समझाई है। रिपीटिशन से बचना है, ठीक। सभी संभावित विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। परिभाषा में इनके कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लाइन लिखी है यही होता ही है, ये हम आप जानते हैं होता यही है, इन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा है, लिखा इन्होंने सब सही लिखा है, लेकिन जो इन्होंने शब्दों को पिरोया वो सही नहीं है। अगर यही ये क्या करती ना, ये वाला लाइन लेती सीधे, ठीक है, ओके। निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। व्यवस्थापन के प्रतीक, या अच्छा देखिएगा, अगर व्यवस्थापन लिखा है तो व्यवस्थापन ही हर जगह लिखिएगा, और अगर कहीं प्रबंधन लिखा है तो प्रबंधन ही लिखिएगा, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने व्यवस्थापन लिख दिया है, कहीं पर गृह प्रबंधन लिखा है। क्वेश्चन जरूर देखिएगा, है दोनों एक ही। और ये चीज मैं आपको बताई हूं, आप शायद ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, या जो भी है, जो क्वेश्चन में जो शब्द यूज किया रहे आप आंसर उसी पेज पे लिखेंगे। अगर उसमें गृह व्यवस्थापन लिखा है तो आप गृह व्यवस्थापन ही लिखिएगा, ठीक है। अगर उसमें प्रबंधन लिखा है, जैसे यहाँ प्रबंधन लिखा है, तो आपको प्रबंधन ही लिखना है, ठीक है, ओके। अब देखिए, इन्होंने गलती क्या करी है, मैंने अभी बताया, इन्होंने एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं लिखा है। प्री में यही काम का है, प्री के लिए ना यही मुख्य है, मतलब यही यही आता ही है। अब इन्होंने गलती क्या कर दी, आप निर्णय प्रक्रिया का चैप्टर पढ़ी है ना, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। गृह प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए, ठीक है, यही था। अब परिभाषा इन्होंने 2 दी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये जो ऊपर की चीजें लिखी हैं वो सही ढंग से नहीं लिखी हैं। अब ये इसको आप कैसे सही करेंगे, सीधे लिखिए यहाँ से, निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवस्थापन के प्रत्येक चरण में हम निर्णयों को लेते हैं और अपने उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे लिखना था, प्रबंधन प्रक्रिया का सफल या असफल होना निर्णय प्रक्रिया पर ही निर्भर होता है। अब ये देखिए, यहाँ तक बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं है कि आपके पास लिखने के लिए और नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब ये सब लिखने की फालतू चीज जरूरत नहीं है, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया को करते समय ध्यान रखा जाता है, या निर्णय प्रक्रियाएं की कुछ विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। अब ये सब आप ऐड करेंगी, ये लाइन है ना, ये सब हटाइए, ये सब का कोई मतलब नहीं है, और जो जगह बर्बाद हो रही है सो अलग, ठीक। तो आप सीधे, अब देखो ये लाइन पूरी बर्बाद हुई, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि देखिए जब आप लिखना शुरू करिए ना, ओके, जब आप लिखना शुरू करेंगी तो आप कभी भी एक एक लाइन, दो दो लाइन का मत बनाइए, कम से कम 4 लाइन एक साथ लिखिए। जब आप 4 लाइन लिखेंगी ना तो वो पढ़ने में फ्लो आता है, अदरवाइज पढ़ने में फ्लो नहीं आता है। वो आपकी लाइन तुरंत टूट गई, लाइन लिखी तुरंत टूट गई, फिर आपने नया शुरू कर दिया, नया नहीं, ठीक है, ओके। तो कम से कम 4 लाइन, यही चीज जो ये कॉमा वॉमा लगा के इधर लिख रही ना, अगर एक साथ लिखती तो भी ठीक था। अब इनको लिखना क्या था, निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन की प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन या प्रबंधन के प्रत्येक चरण में हम निर्णयों को लेते हैं और उद्देश्यों तक पहुंचते हैं, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया, अच्छा अब ये इतना 2 लाइन 3 लाइन लिख ली थी ना, 4 लाइन, इसके बाद ये लिखती ना कि सभी संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव ही निर्णय प्रक्रिया है। निर्णय प्रक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काट देना, अर्थात देखिए, अर्थात इसके टक्कर। अब ये देखिए कि आप लोग सोचो, ये मुझे सेंड कर रही है तो जरूर 2 बार 3 बार पढ़ी होंगी, ठीक है, ये 2 बार 3 बार पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी देखिए रिपीटेशन क्या है, निर्णय लेना, शाब्दिक अर्थ काट देना, अर्थात इसके टक्कर का कोई दूसरा विकल्प नहीं, ठीक है। ये चाहती तो उसी में ऊपर इसी वाली लाइन में नीचे मर्ज कर देती तो भी चल जाता। इसके बाद जो आपने और पढ़ा है, ठीक है, और भी बहुत कुछ पढ़ा है ना, आपकी खूबी है कि आप 125 वर्ड में कितना बढ़िया पिरोती हैं। आप सीधे यहाँ पर लिख देती कि निर्णय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दृढ़ता का होना, पढ़ा है ना निर्णय की प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। अब यहीं पर आप लिखती निर्णय प्रक्रिया की विशेषताओं में एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से दृढ़ता का होना अति आवश्यक है, इसकी प्रकृति चिरस्थायी होती है, ठीक, इसमें वचनबद्धता होती है, यह संभावित विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प, अब जैसे मान लो यहाँ लिख दिया है ना सबसे अच्छे विकल्प, तो आप नहीं भी लिख रही हैं तो भी आप लिख पाएंगे, ठीक है, क्लियर।
मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब इन्होंने फिर ये चूंकि परिभाषा ही पूछा गया था, फिर उन्होंने ये जो 2 परिभाषाएं लिखी हैं, ठीक है। अब नीचे अतः निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन के लिए आवश्यक होती है। ओके, इसमें बहुत सारे विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चुनाव होना संभव हो। इसी बात को पुष्ट करते हुए जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। आपका पहला हो गया, पहला आपका हो गया, मतलब आप ऐसे लिखेंगे ना 1 2 3, ठीक है। पहला लिख दिया आपने समस्या की पहचान, दूसरा विकल्प, तीसरा उपयुक्त विकल्प, ठीक है। बस लिख के खत्म। बताइए क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? अब आपने देखिए पढ़ा, आपको यही सब लिखा है, लेकिन आपने उसमें विशेषताएं भी डाल दी, ठीक है। आपने जॉन डीवी को भी डाल दिया। अब ग्रास कर्नल लिखने नहीं बैठेंगी भाई, 125 का क्वेश्चन में ही लिखना है, ठीक है। तो आप जॉन डीवी को लिखने नहीं उनको नहीं लिखने बैठेंगे ग्रास कर्नल, उनका तो बहुत बड़ा है। क्लियर? ठीक है, तो अब ऐसे लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो गया। अब अच्छा, इतनी गैपिंग मत करिए, और प्लीज ध्यान रखिए बहुत छोटे स्टेटमेंट मत बताइए। जब आप बहुत छोटे स्टेटमेंट बनाती है ना, तो वो जो फ्लो होगा वो फ्लो कभी नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन की यही कमी है कि इसमें शब्दों को एक एक लाइन में लाइन पैराग्राफ चेंज कर दिया गया। क्योंकि मैं आपसे कई दिन से कह रही हूँ कि कम से कम कोई भी आंसर लिखिए तो 4 लाइन 5 लाइन लिखिए, और इतना फैला फैला के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और राइटिंग को सुधारिए भी, एटलीस्ट पढ़ने योग्य हो। जब आप यहाँ एक आंसर लिख रही हैं, ठीक है, ओके, है ना, जो आप मतलब इस तरीके से एक एक लाइन लिख रही हैं, तो आगे की सारी जगह क्या हो रहा है, फालतू जा रहे हैं ना। आप देखिए हर जगह फालतू जा रहा है। ये आप सोचिए जितना आपने लिखा है उतना ही आपने फालतू लाइन छोड़ दी है, ठीक है। और आपके पास मैटर है, आप 125 शब्द में कूड़ा कबाड़ भरती हैं या क्या करती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 125 में लिखना था, 3 पैराग्राफ में एकदम हो जाना चाहिए था, ठीक है, 3 पैराग्राफ इनफ। अब यहाँ पे 1 2 तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां 7 बार इन्होंने लाइन चेंज करी है 125 शब्द लिखने में, ठीक है। ओके, चलिए अब 7 लाइन लिखी, यानी कि 7 इधर का लाइन बेकार, ठीक है। इधर इतना है, ये इधर इतनी लाइन बेकार, इधर इतनी लाइन बेकार, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये इतनी लाइन बेकार, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बेकार हो गई। बताइए, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो ये देख पा रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। आपने पढ़ा है, आप कितने कम शब्द में कितनी ज्यादा चीजें डाल पा रहे हैं। ये इसी में आपने परिभाषा भी लिख दी, उसी में कुछ विशेषताएं भी डाल दी, उसी में आपने कुछ निष्कर्ष स्वरूप भी डाल दिया, ठीक है। ओके, क्या मेरी बात क्लियर? चलिए, अच्छा ऐसा ही एक दूसरा आंसर है भैया जिसका ये आंसर है वो प्लीज गुस्सा ना होना कि मुझे दिखाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। क्यों? ठीक है मैम, मैम मेरी बेइज्जती करवा डाली मेरा आंसर ऐसे वो खुलेआम उसको एकदम उसकी इज्जत उठवा डाली, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे फोन में ये सबसे रिसेंट में आया हुआ आंसर यही है ठीक। अच्छा, जो इन्होंने पहला लिखा था उसके कंपैरिजन में ये आंसर बढ़िया है, आप देखिए, ठीक है। ये भी 125 में ही लिखा है, लेकिन ये आंसर इन्होंने बढ़िया लिखा हुआ है, ये जो पहला वाला गुड़ गोबर किया है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, अच्छा अब जरा देखिए इसमें अच्छाई क्या है ये भी आप बताते चलिए, और इसमें बुराई क्या है ये भी बताते चलिए। क्वेश्चन पूछा गया था पारिवारिक जीवन में निर्णय निर्माण का महत्व है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अब जरा देखिए इन्होंने लिखना शुरू क्या किया है, निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके उपलब्ध, जिसमें, ठीक है, निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध निष्कर्षों में से, उपलब्ध विकल्पों में से, पहली बात तो राइटिंग सुधारिए, निष्कर्ष लिखा है कि विकल्प लिखा है समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, ओको, ओको नहीं ओके कोई बात नहीं यादव जी, चल सॉरी वर्मा जी, चलिए देखिए लिखा है पारिवारिक जीवन में निर्णय निर्माण का महत्व बताना था। निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, ठीक है। ये इनका पहला स्टेटमेंट हो गया, पूछा गया है महत्व, ठीक। दूसरा,
पारिवारिक जीवन में व्यवस्थापन प्रक्रिया का सफल या असफल होना निर्णय की इस प्रक्रिया पर निर्भर होता है। आपको पता है इनकी ये लाइन और पीछे वाली ये एक लाइन, ठीक है, एकदम सेम है। देखिएगा, निर्णय व्यवस्थापन प्रक्रिया का सफल होना या निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर है। ये लाइन बढ़िया है इसलिए इसने लिखी है, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, तीसरा इन्होंने लिखा है निर्णय प्रक्रिया पारिवारिक जीवन का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, महत्व लिखना शुरू किया। अच्छा, इनका पता है ये नहीं अच्छा है, ऊपर वाला अच्छा नहीं है, ये महत्व इन्होंने बढ़िया लिखा हुआ है। देखिए, परिवार के सदस्यों की आकांक्षाओं, एक मिनट, परिवार के सदस्यों की आकांक्षाओं, ये घरों के निर्णय क्रिया, थोड़ा सा राइटिंग सुधारने की जरूरत है क्योंकि जो शब्द इनके हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं कि लिख क्या रही हैं। ठीक है, ओके। निर्णय क्रिया विशिष्ट आवश्यकताओं के उत्पन्न होने पर उनकी पूर्ति की के लिए, उनकी पूर्ति में क्या लिखा है भैया, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा, एक मिनट रुकिए मैं अपने फोन में पढ़ूं, क्या पता यहाँ पे जूम करने की वजह से ना दिख रहा हो ढंग से। देखिए, इन्होंने लिखा है पारिवारिक जीवन में निर्णय प्रक्रिया का महत्व, यही क्वेश्चन है, लिखा है इन्होंने है निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। अगली लाइन इन्होंने ये लिखी है, यह समस्या समाधान नियोजन नियंत्रण का आधार है। ठीक है, और फिर तीसरी लाइन इन्होंने लिखी है कि पारिवारिक जीवन में व्यवस्थापन प्रक्रिया का सफल या असफल होना निर्णय प्रक्रिया पर ही निर्भर होता है या निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ तक 3 लाइन इन्होंने लिखी है और उन्होंने 3 ही लाइन बर्बाद भी की है। ठीक है, क्योंकि इनकी कमी ये है कि बहुत छोटी छोटी लाइनें बना रही हैं, इतनी छोटी छोटी लाइनें नहीं बनानी होती हैं। ठीक है, तो 3 लाइन लिखा है, 3 पॉइंट लिखा है और इतनी लाइन इन्होंने बर्बाद की है। ठीक, अच्छा, आगे लिखा है महत्व, परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा घरों में निर्णय क्रिया विशिष्ट क्रियाओं के उत्पन्न होने पर उनकी पूर्ति के लिए की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से अगली लाइन शुरू हो रही है, कभी कभी निर्णय लंबे समय की योजना का परिणाम भी होते हैं। फिर अगली लाइन फिर यहाँ से शुरू हो रही है, ये लाइन फिर बेकार हो गई है, अगली लाइन फिर शुरू हो रही है, व्याख्या व्यवस्था में निर्णय लेने की क्रिया परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर की जाती है, जैसे जैसे समय बदलता है निर्णय भी उसी संदर्भ में बदलते हैं। फिर अगला इनका स्टेटमेंट शुरू हो गया है यहाँ से, पारिवारिक जीवन प्रक्रिया में मुख्यतः 2 ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, वे निर्णय हैं व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय। ये इनका आंसर है। ठीक है, अब जरा देखिए, पहली बात तो ये रीडेबल नहीं है। ठीक, मतलब थोड़ा सा ऐसे लिखो कि सामने वाला पढ़ पाए, है ना। अब आप ये सोचिए, मुझे पता है कि मेरा दिया हुआ काम है और मैं इनकी कई राइटिंग में पढ़ चुकी हूँ, तब भी मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, इनके ल में समझ में नहीं आ रहा है, और राइट जब आप ये करेंगे ना, ठीक है, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट वो रीडेबल हो, उसको एक व्यक्ति पढ़ पाए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने सेम ये गलती की है, इन्होंने कहीं भी कंक्लूजन जैसा लाइन नहीं दिया। आपको ये देख के लग रहा है कि ये आंसर ये कंप्लीट कर रही हैं? बताइए, क्या आपको ये लग रहा है कि ये आंसर कंप्लीट है? अधूरा सा नहीं लग रहा है? अधूरा है ना, ये कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, जबकि कंक्लूजन का देना जरूरी है। अब आप ये लिखें कि हाँ हम कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप लिख करके ये करें ये जरूरी नहीं है, पढ़ने वाला फ्लो से समझ जाएगा कि हाँ ये कंक्लूजन है। ठीक है, इसमें इन्होंने आंसर को बीच में छोड़ दिया है। ओके, इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, अब आइए जरा महत्व के बारे में बात करें। इन्होंने महत्वता में पता है क्या गड़बड़ी की है? इन्होंने महत्वता में गड़बड़ी, पहली बात तो इनको अभी बहुत जरूरत है शब्दों को और अच्छे से पिरोने की। ये देखिए, आप किताब पढ़ती हैं,
किताब पढ़ती हैं, किताब लिखने वाला राइटर है, राइटिंग स्किल उसके पास खूब है, और जब वो आप लिखने बैठेंगी, पता है ये 1 लाइन के लिए बहुत बढ़िया इनका है। 1 लाइन 4 ऑप्शन का आंसर आए तो इनकी नोट्स बहुत बढ़िया है। ये जो लिख रही हैं वो वही स्टाइल है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो चीज अब यहाँ काम नहीं आएगी, ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, अब पारिवारिक जीवन में निर्णय निर्माण का महत्व बताना था। इन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया है कि हाँ निर्णय निर्माण है क्या, इन्होंने पॉइंट सारे अच्छे डाले हैं लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं कर पाई हैं। निर्णय निर्माण क्या है ये इन्होंने बताया है, लेकिन इनको ये भी ध्यान रखना होगा कि सीधे एकदम, जैसे अब हम लोग कहते हैं ना कि एकदम से ऐसा ना हो, आप कम से कम 4 लाइन 5 लाइन लिखो, उसमें इतना छोटा छोटा स्टेटमेंट मत डालिए, आप ऐड करिए, उसी में शब्दों को जोड़ लीजिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए लिखा था ना कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया जिसमें उपलब्ध विकल्पों का चयन किया जाता है, ठीक है। अब इनको यहीं पर ये दूसरी लाइन यहीं से लिखनी चाहिए थी, तीसरी लाइन यहीं से लिखनी चाहिए थी, और अगर आप इस तरीके से लिखती ना तो 5 लाइन का पैरा भी बनता, पढ़ने में फ्लो भी आता, और वो जो टूटा टूटापन लग रहा है ना, टूटापन समझ रहे हैं ना, जो फ्लो नहीं आ रहा है वो फ्लो भी आ जाता, ठीक है। फिर इसके बाद से ये डालती महत्व। अच्छा, अब जब महत्व ही पूछा गया है तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है, महत्व तो आप बता ही रही हैं, है ना, कि निर्णय प्रक्रिया पारिवारिक जीवन का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो जब महत्वपूर्ण आप बता ही रही है तो फिर महत्व मतलब आप समझ रहे ना, एक चीज को 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, ठीक। आप सीधे लिखती, यहीं पे हेडिंग डालती महत्व, लिखती परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, ठीक है, अस्थिरता को दूर करना, मैंने पॉइंट भी बताए हैं। आप ऐसा वर्ड लिखिए ना जो आपके काम का, आप खुद ऐसे सोचिए, अगर आप निर्णय निर्माण कर रही हैं तो क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। पहली बात, अनिश्चितता दूर होगी, कार्य के लिए आधार प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर आप निर्णय ले रही हैं तो क्या होगा, आधार मिलेगा किसी भी समस्या के, या मान लो ऊपर आपने लिख दिया है, ठीक है, तो संभावित विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव। ओके, ये सब जब आप लिखेंगे ना, अनिश्चितता दूर हो रही है, कार्य के लिए आधार मिल रहा है, उद्देश्य की प्राप्ति आसान हो रही है, ठीक है, विकल्पों में आप क्या कर पा रहे हैं, विकल्पों में आप सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर पा रहे हैं, ये महत्व है। ये सब शब्द हैं जो आपको महत्व में डालने हैं, और ये यहां से आएंगे जब आप सोचेंगे ना बैठ करके एकदम ध्यान से, तब आएंगे, कुछ आप अपने दिमाग से आएंगे उसमें, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो महत्व में अब ये सारे वर्ड जब आप डालेंगे ना, अनिश्चितता को दूर किया जा रहा है, ठीक है, ओके, आप निर्णय प्रक्रिया में कार्य के को आप आधार दे पाएंगे, कार्य को दिशा निर्देशित कर पाएंगे, आप समस्या के सबसे उपयुक्त तक विकल्प तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। तो ये लाइनें बैठेंगी, ठीक है, ये लाइनें बैठेंगी तब, क्लियर। तो आपको ये जो पेज मेरे पास आया है, ये जो आंसर आया है, इसमें आपको महत्व में ना ये चीजें डालनी होंगी, ठीक है, ओके। अब कभी कभी निर्णय लंबे समय की योजना का परिणाम भी होते हैं, निर्णय हमेशा किसी न किसी योजना को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। निर्णय क्या कर है, निर्णय मतलब डिसीजन, कोई योजना है, कोई प्लान है, उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप निर्णय ले रही हैं, ठीक है। तो अब ये सब लाइनें लिखने से बढ़िया है कि आप थोड़ा लिखिए लेकिन लिखिए सटीक, ठीक, क्या मेरी बात क्लियर है। अब अगर आपने ये लिखा कि निर्णय 2 प्रकार के होते हैं, तो अब आपको नीचे कुछ समराइज करना था, ऊपर क्या है, ठीक है, आप सीधे लिखती कि पारिवारिक जीवन में निर्णय भूमिका के उद्देश्य उसके महत्व को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, यह महत्व ही है, यह निर्णय प्रक्रिया ही है जो कि मनचाहा उद्देश्य प्राप्त करने में किसी भी गृहिणी की भूमिका, किसी भी गृहिणी की तत्परता या भूमिका को क्या करती है, आगे बढ़ाती है, व्यक्ति के द्वारा लिया गया सही निर्णय उसे सही परिणाम की ओर अग्रसित करता है। बस ये सब लाइनें लिख देती ना, 2-3 चीजें, तो आपका आंसर, और कुछ नहीं करना था, यह आपने लिखा था यहीं पे ऐड कर देती, आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक। बल्कि ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं थी, ये जो आपने जगह छोड़ी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको मिला के लिखिए, और जब आप शब्दों को मिलाएंगी ना तो अपने आप देखिए, जैसे जब मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा फ्लो रुक रहा है ना, बताइए, मेरा फ्लो रुक रहा है,
लेकिन वही चीज अगर आपने एक साथ लिखी होती और खुद पढ़ती, 2 बार 4 बार काटती मतलब चेक करती, तो फिर वो आपका फ्लो अपने आप बैठ जाता, 5 बार 6 बार में आप सही फ्लो में आंसर लिख पाती। ठीक है, ये भैया आपके 2 क्वेश्चंस थे जिनका यहाँ पर मैंने आपको ये बताया। आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताना चाहती हूँ क्या आपको नहीं करना है अगर आप ऐसा कर रही हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, ओके। मैम जो 8-9 लिखा है उसको भेजे कि नहीं, डर लग रहा है क्या कि मैम ऐसे पूरा सबको बता डालेंगी। मैंने किसी का नाम वाम नहीं लिया है भैया, मेरे पास आया था वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखो ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप ये चीज जरूर सीखिए कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है ये आपको मैं बता रही हूँ, आपको क्या नहीं करना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये आप ही लोगों के भेजे हुए पेज होते हैं, आप ही लोगों के भेजे हुए आंसर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, आपका होमवर्क अब ये जो आपके पास है, ठीक है, ये यही जो आप मैटर पढ़ी है ना, बस इसी मैटर पर ये पूरा जो भी आपके 8 क्वेश्चन हैं बेस है। ठीक है, किसी एक सिद्धांत को बताना है, कहीं पर सविस्तार समझाना है, कहीं पर सिर्फ उद्देश्य बताना है, कहीं 2 सिद्धांत बताने हैं, कहीं आपको विस्तार से समझाना है। ठीक है, कहीं पर योगदान पर चर्चा करनी है, बताना वही सब है। ठीक है, बाकी अपने मन से आप जितना जितना ज्यादा क्वेश्चन बना पाए उतना बढ़िया है, जितना ज्यादा लिखे उतना बढ़िया है। ठीक है, ओके, ठीक है। आते रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है कोई ऐसी, सब लाइव ही चल रही है। वो जो कल आपने देखा था, ठीक है, कोई अच्छी कॉपी भी दिखाई, हाँ ठीक है बिल्कुल दिखाएंगे, आप ही लोग भेजेंगे, आप ही लोग के दिखाएंगे। कंक्लूजन 125 में भी ऐड करना है। देखिए, कंक्लूजन आप लिखिए जरूरी नहीं है, कोई भी आंसर करिए उसको कंप्लीट करना चाहिए, चाहे आप शॉर्ट में लिख रही हैं चाहे आप उसको लॉन्ग में लिख रही हैं। ठीक है, ओके। हाँ, चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपका ये होमवर्क है, आप इसको कल करके रखिएगा। अच्छा, अब कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने मार्विन मुंडल को पढ़ा है ना, कल वाली क्लास में हम लोग रिसोर्स में ही चलेंगे। रिसोर्स आपका चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है, और रिसोर्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या देखा था, मार्विन मंडल को देखा था ना, कार्य सरलीकरण के टेक्निक हमने पीछे देखे हैं। ठीक है, मैं उसका रिकॉर्ड फॉर्म में डलवा दूंगी। पीछे हम लोगों ने जब कई सारा किया था ना, 5 ब्रांचेस के 2-2 क्वेश्चन लेकर, तब हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपका कल का होमवर्क है, और प्लीज जो मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से आप आंसर लिखिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे कल का आपका काम क्या है, समय प्रबंधन क्या है। जहां प्रबंधन लिखा जाए वहां प्रबंधन ही होना चाहिए, जहां समय व्यवस्थापन लिखा है वहां व्यवस्थापन ही होना चाहिए, ये बात अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, समय प्रबंधन क्या है, इसके महत्व को समझाते हुए, इसके महत्व को समझाते हुए, ये मैं लॉन्ग दे रही हूँ क्योंकि इसमें जब ये एक लॉन्ग आप लिखी रहेंगी तो कई सारे शॉर्ट बन जाएंगे अपने आप। ठीक है मैम, 125 वाला कितने पेज लोगे, 125 मतलब 125 शब्द, पेज क्या वो आप, हाँ ठीक है। देखिए, समय प्रबंधन क्या है इसको समझाते हुए प्रबंधन के, वो भी समय प्रबंधन के यंत्रों को बताइए। जानती है ना समय प्रबंधन के यंत्र कौन से हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैम आज मेरी पहली क्लास है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास नंबर 1 से जाके देखिए, 1 से लेके 10 तक इसमें 2-2 क्वेश्चन करवा गए हैं 5 ब्रांचेस के। ठीक है, उसके बाद एक ब्रांच उठाया गया है होम मैनेजमेंट, और उसी वही चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और हाँ, अब आप लमसम लमसम 1 महीने से पढ़ रही हैं, अब आप कुछ चीज़ें थोड़ा फोकस करिए। अब धीरे धीरे
जैसे अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 2 दिन 3 दिन पहले एडमिशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो एडमिशन आप ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जब से पढ़ना शुरू करें ठीक है, आप पढ़िए, इट्स योर ड्यूटी। लेकिन जब आप थोड़ा लिख लीजिएगा, थोड़ा खुल करके लिखने की आदत आपकी पड़ जाएगी, उसके बाद आप थोड़ा सा अपने लेखन शैली पर सुधार करिए, ठीक है। लेखन शैली मतलब आप एटलीस्ट शब्दों को सही, एक पेज लिखिए, बगल वाले को दे दीजिए पढ़ने के लिए, आप खुद मत पढ़िएगा, ठीक है। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक। आपको क्या करना है, आपको अपना एक कोई भी आंसर लिखिए और दे दीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है। वो पढ़े और आप सुनिए, देखिए वो कैसे पढ़ रहा है, वो रुक रुक के पढ़ रहा है, हकला रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका यही है, ठीक। तो एक तो आप अपना लेखन थोड़ा सुधारिए। दूसरा, शब्दों पर विचार करिए। शब्दों पर विचार करिए मतलब हर चीजें बिल्कुल एकदम से इजी लैंग्वेज में मत लिखते चले जाइए। जनरली जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग एकदम इजी करके आपको बताते हैं, एकदम आसान, एकदम आपकी लैंग्वेज में बताते हैं, ठीक है। तो लेकिन देखिए, मैं अभी आपको बता रही थी कि समय को बचाने के लिए टर्म यूज किया जा रहा था, श्रम लागत, सीमित समय, ये सारे वर्ड यूज करिए, है ना। और तो आपने देखा होगा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स बताए आपको, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ था, समय संचयी, श्रम संचयी, सुविधाजनक, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे आपने देखा ये लिखा हुआ है, वहीं पे सीधे लिखे डबटेलिंग, याद करिए, ठीक है। तो आप शब्दों पे विचार करिए, और शब्दों पे विचार ऐसे नहीं होगा, ठीक है। शब्दों पे विचार ऐसे नहीं होगा कि आप बहुत सुंदर सुंदर शब्द बोल रही हैं, नहीं। जब आप किताब पढ़ेंगी ना तो आपको स्वतः बहुत सुंदर शब्द मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप शब्दों पर विचार करिए। और तीसरा, जोड़ना जरा सीखिए। जोड़ना मतलब समझ रहे हैं, पीछे जो कॉपी है उस बच्ची ने लिखा बढ़िया है, खाली उसके जोड़ने में कमी है, और उसने उसकी जो जोड़ने की कमी है, ये कईयों सौ बच्चों की कमी होगी, ये पूरा मुझे पूरा विश्वास है। और इस जोड़ने की कला कैसे विकसित होगी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, लिखना, नकल करके नहीं लिखना। कॉन्सेप्ट आप पढ़ी हैं, आप यहाँ पे चैप्टर देख रही हैं, व्याख्या सुन रही हैं, अपने मन से लिखिए। जब आप अपने मन से लिखेंगे तो ज्यादा व्यवस्थित लिख पाएंगे, ठीक है, ओके। ये 3 चीजों पर आप काम करना शुरू कर दिए। वो बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो अभी 2 दिन 4 दिन एडमिशन लिए, उनको कुछ नहीं करना है, उनको चुपचाप लिखे पहले 1 महीना अब, ठीक। जो लिख रहे हैं काफी समय से, 1 महीने से लिखना, वो अपनी राइटिंग को सुधारें, शब्दों को जोड़ना शुरू करें, और शब्दों पर विचार करें, मतलब अच्छे शब्द रखिए, थोड़े से किताबी लैंग्वेज का यूज करिए, ठीक। और जोड़ना सीखिए, कैसे एक लाइन से दूसरी लाइन कनेक्ट की जाती है, जैसा मैं अभी बता रही थी, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन लिखने बैठी हैं, पहली बात तो आपको इतना क्वेश्चन रोज दिया ही जाता है कि टॉपिक से, कि अगर आप लिखें तो लिख ना पाए, ठीक है। इतना क्वेश्चन दिया जाता है हर एक टॉपिक से कि अगर आप लिखने बैठे तो लिख ना पाए, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आप लिख रही हैं तो कोटा पूर्ति मत करिए कि 20 क्वेश्चन मिला है, 10 क्वेश्चन मिला है तो हमको इसको लिख ही देना है। आप 2 ही लिखिए, लेकिन उस 2 क्वेश्चन को लिखने के 2 तरीके 3 तरीके सीखिए, तब आपका काम आसान होगा। शालिनी सिंह जी, नंबर वंबर मत शेयर किया करिए, ठीक है, ओके। चलिए, ये आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी मैं आपको छांटने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपने नोटिस किया, मैं छांटने के लिए अभी भी नहीं कह रही कि आप छाटो, आप 150 शब्द में आओ, 250 शब्द में आओ, 100 शब्द में आओ, नहीं। अभी आप ये चीजें सीखिए, ठीक है। अभी आपको छांटने छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। मैम, समय प्रबंधन के यंत्र कौन से हैं, मैंने नहीं पढ़े कभी, यही दिक्कत होती है, जब प्री आधा अधूरा रहता है ना, जब सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता है तो ऐसे ही दिक्कत होती है बच्चों को। गृह प्रबंधन के समय प्रबंधन के 3 यंत्र हैं, पीक लोड, कार्यवक्र और विश्राम, ठीक है। किताब खोल के देखिएगा।
मैम मैं पीडीएफ से नोट्स भी बना लेती हूँ, फिर वही टॉपिक बुक में देखती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, ज़्यादा बड़ा लिखने से टाइम मैनेज नहीं होता। अभी आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहले आप लिखने का हुनर तो सीखिए, उसके बाद मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तृप्ति मौर्य जी, उन चीज़ों से कुछ होता नहीं है, फालतू का टाइम बर्बाद होगा। चुपचाप लिखिए लिखिए, बस। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी शाम को 7 बजे।